नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। 80 खबर 80 जिले में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर भिंड से, जहां भिंड जेल की दीवार गिरने से बैरक नंबर 7 और बैरक नंबर 5 के कैदी घायल हो गए। घायल होने वाले कैदियों की संख्या 22 है, जबकि 6 से 7 कैदियों को चोटें आई है, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक जेल का कुछ हिस्सा काफी जर्जर था और बारिश में कमजोर हो चुका था, जिसकी मरम्मत के लिए भी आवेदन दिया गया था, लेकिन मरम्मत नहीं होने से दीवार और कमजोर हो गई और नतीजतन दीवार आज सुबह करीब 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि जब दीवार गिरी उस वक्त कैदी सोकर उठ चुके थे, लिहाजा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो कैदी दीवार के मलबे में दबे थे, उनको साथी कैदियों ने तुरंत रेस्क्यू कर मौके से निकाल लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आज सुबह 5:10 के आसपास जो है ये जेल जो काफ़ी पुरानी है, जैसे 1958 में स्टार्ट किया गया था, लगभग 150 साल पुरानी जेल है। इसकी दीवारें भरभरा के गिरना शुरू हुई, जिसमें बैरक नंबर 6 जो है वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया और उसमें 64 कैदी थे। जेल में कुल 255 कैदी थे, सभी की गिनती कर ली गई है और उसमें से 22 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये 5 बजे के लगभग 5:30 बजे लगभग जेल खुलती है। 5 बजे के लगभग अचानक दीवार थोड़ा सा प्लास्टर गिरा, तभी सिपाही दौड़े आए, बोले साहब लगता है जेल गिर जाएगी। दौड़ के हम लोग आए, सिपाही भी सभी को बुला लिए। जैसे ही बैरक खोलना शुरू किया, मतलब 7 नंबर बैरक भरवा के गिरी, सामने का बरांडा गिर गया। सभी लोगों को, बंदियों को सुरक्षित निकाल के 8 नंबर बैरक में किए। उसमें से मतलब 8-10 ऐसे बंदी थे जो दबे थे, उनको तुरंत गार्ड ने और कुछ बंदियों ने सबने मिलकर निकाला। बंदी से सब सुरक्षित क्या हुआ है? बिल्डिंग गिर पड़ी। कहाँ से? जेल की जी, भिंडी जेल में आते हम, में दब गए। हालत खराब है, बचिए नहीं बहुत ज़्यादा, बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बच्चा भी आ गया। बच्चा सुना जी, बच्चा की हालत आ गया, सही है। बच्चा सही आ गया। छत गिर गई। छत गिरी, छत का बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई। कितने लोग थे उसमें? कितने लोग? वैसे हम लोग तो हमें 30-35 हो गए कम से कम। उसमें 64 आदमी थे, 35 आदमी की हालत तो खराब है। ये कौन सी बेयरिंग थी? 7 नंबर। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये जो खबर सामने आ रही है, भिंड जेल की दीवार गिर गई है, इस हादसे में अभी तक कितने कैदियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है? ऐसी बता दूं मैं, ये जो पूरे हादसा हुआ है, जेल की जो सेकंड मंजिल की दीवार गिरने के बाद 2 बेयरिंग है बिल्कुल उसकी दीवार की वजह से गिर गई है, जिसमें 6 नंबर और 2 नंबर बेयरिंग। इसमें जेलर ओपी पांडे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुबह 5 बजे जो कैदियों की गिनती होती है जेल खुलने के समय, उस समय वो देश में नहीं मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ये 2 नंबर के अगर कैदी शिफ्ट कर दिए होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और ये घटना जेल का छोटा हिस्सा गिरने के आध घंटे बाद घटी है और सभी कैदी बचाए जा सकते थे। 22 कैदी जो घायल हैं, जिनको जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जिसमें एक कैदी की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, जिसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ी बात ये यहाँ है, जैसे ये पूरी मामले की खबर शहर भर में लोगों को लग रही है, तो जो कैदी बंद उनके परिजन जेल के बाहर आ रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं मेरे परिवार का कैदी कैसा है, उससे मुझे मिलवा दो। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि जेल के अंदर रेस्क्यू करवाया जाए, कि बाहर जो कैदी के परिजन रो रहे हैं उनको समझाने के प्रयास किए जाए। अनिल, क्या परिजनों को मिलने दिया जा रहा है उनके जो कैदी घायल हुए हैं? नहीं, अभी बिल्कुल परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है और यही कारण है कि परिजनों में तनाव है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पर जो कैदी बंद थे, उनके परिवार की महिलाएं जो आ रही हैं, वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनका जी कहना है मुझे मेरे परिवार के बच्चे से मिलवा दो, या भाई से मिलवा दो, पिता से मिलवा दो। अनिल, जहां जेलर की गलती देखी जा रही है, वहीं पर प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी गई थी, पत्र भेजा गया था कि इसकी मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। बिल्कुल, जेलर ओपी पांडे से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था मैंने 3 दिन पहले पत्र लिखा है। और जेल पे ओपी पांडे पिछले वर्ष भी थे, जेल कई सालों से छू रही है और उसके पानी
मैं आ रहा था, उसके बाद भी जो पत्राचार 3 दिन पुरानी बात कर रहा है, वो पत्र जब मांगा गया मीडिया के द्वारा, पत्र को नहीं दिखा पा रहा है कि पत्र लिखा है या नहीं लिखा है। वो सभी जुबान से कह रहा है मैंने पत्र लिखा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, नवीन जेल यहाँ जो 2018 में बन के तैयार होनी थी, वो नवीन जेल नहीं बन पाई। अधिकारियों की लापरवाही से, जेल प्रशासन की लापरवाही से, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से, और उसकी एक शोभनीय लागत पहुंच गई है। और नवीन जेल जो निर्माण पूर्ण होने के पहले जर्जर हालत में पहुंच रही है। नवीन जेल में ये सभी जेल शिफ्ट हो गई होती तो ये हादसा नहीं होता। अब इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अब अधिकारियों की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, अभी सभी अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि जेल जो पूरी जेल है सब जर्जर है और जगह जगह सू रही है और पूरी जेल कभी भी गिर सकती है। इसलिए अधिकारियों ने भी भोपाल पत्राचार किया है कि जेल में 277 कैदी बंद हैं, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए। जैसे ही भोपाल से अनुमति मिलती है जेल कैदियों को शिफ्ट करने की, वैसे ही यहाँ से पूरी जेल शिफ्ट कर दी जाएगी अन्य जगह। तो अनिल, जर्जर दीवार भिंड में गिर गई जेल की और उसके बाद ये हादसा हो गया जहां पर कई कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अब अधिकारियों की तरफ से ये बात भी सामने आ रही है, जहां प्रशासन का कहना है कि एक तरफ उन्होंने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी कि ये जर्जर अवस्था में है, इसकी मरम्मत कराई जाए। वहीं पीडब्ल्यूडी भी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका धन्यवाद। वहीं जो कैदी घायल बताए जा रहे थे उसमें 2 कैदी ऐसे थे जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर कई कैदी जो है इस जर्जर दीवार के में चपेट में आ गए और अब उनका इलाज जारी है। प्रदेश में तबादलों के लिए सिफारिशों का होगा सत्यापन। विधायक सांसदों के फर्जी पत्र मिलने के बाद तबादला प्रक्रिया में जांच को अनिवार्य किया गया है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दिए, बिना जांच के कोई तबादला सिफारिश के आधार पर ना हो। सिफारिशों का सत्यापन करने के बाद ही होगा आदेश। सिफारिश करने वाले विधायकों से पूछने के बाद ही आदेश होंगे। तो प्रदेश में जो तबादलों के लिए सिफारिश की जाती थी अब उसका सत्यापन होगा। विधायक सांसदों के फर्जी पत्र मिलने के बाद जो मामला सामने आया था उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि पहले जो सिफारिश आएगी तबादलों को लेकर उसका सत्यापन किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा और उसके बाद ही तबादला किया जाएगा। यानी कि सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि बिना जांच के कोई भी तबादला सिफारिश के आधार पर ना हो। सिफारिशों का सत्यापन करें और उसके बाद ही उनका तबादला किया जाएगा। विधायकों से पूछने के बाद ही ये आदेश जारी किए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब ये देखा जा रहा है कि जो मामला सामने आया था कि विधायक सांसदों के फर्जी पत्र मिले थे और अब देखा जा रहा है कि जो तबादले होने हैं उनके सिफारिशों का अब सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही आदेश दिया जाएगा कि उनका तबादला किया जाए। बिल्कुल आयुषी, देखिए फर्जी नोटशीट मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस बात के निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं कि जिन सिफारिशों को उनके पास पहुंची है उसका सत्यापन किया जाए। यानी कि जिन सांसद, विधायक या नेताओं की तरफ से जो सिफारिशें भेजी गई हैं उनसे फोन पर जानकारी लेकर उसका सत्यापन करने के बाद ही उस तबादले का अनुमोदन किया जाए। साफ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में फर्जी नोटशीट के मामले को पकड़ा था और इस पूरे मामले को अब क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपा गया है और 12 जिलों की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किस तरीके से मंत्रियों के और विधायकों की सिफारिशों के पत्र जो जारी किए गए हैं इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब जो तबादले हैं जो कि 7 अगस्त तक होना है, उन तबादलों से पहले उन सिफारिश पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। उन विधायकों मंत्रियों से पूछा जाएगा कि आपने इस तरह की सिफारिश की और उसी सत्यापन के बाद जो है तबादला आदेश जारी होंगे। तो अब सरकार तबादलों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो अब तबादलों को लेकर देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से काफी सक्रियता दिखाई जा रही है। अब पहले उसका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही तबादले किए जाएंगे, क्योंकि सिफारिश के बदौलत पे जो सत्यापन नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका धन्यवाद। पुराने टेंडर से आईटीसी को गेहूं बेचने का फैसला निरस्त। 2 साल पहले समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं को खुले बाजार में बेचने की तैयारी है। 6.5 लाख अतिरिक्त गेहूं को खुले बाजार में बेचने की निविदा होगी जारी। कंपनी का 250 करोड़ नेटवर्थ
शर्त को हटाया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बयान है, गेहूं को नीलाम करने के लिए एक साथ होगी निविदा जारी। कांकेर से बड़ी खबर, अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर और 1 मेटाडोर जब्त, खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। तो कांकेर से ये खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 2 ट्रैक्टर और 1 मेटाडोर जब्त की गई है। खनिज विभाग ने ये कार्रवाई की है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। श्योपुर से बड़ी खबर, आपदा डैम का पानी बस्ती में घुसा, बस्ती के घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों के घरों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। रात भर गांव वाले जागते रहे, मौके पर नहीं पहुंची कोई भी प्रशासनिक टीम। डैम का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो श्योपुर से यह खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर आवदा डैम का पानी बस्ती में घुस गया है, वहीं बस्ती के घरों में पानी घुस गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या माहौल है वहां का? आवदा डैम का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और क्या स्थिति वहां पर इस समय है? जी बिल्कुल आयुषी, जहां तक आवदा डैम की बात करें तो ये लगातार 2 दिन से ओवरफ्लो हो रहा है और इसी के चलते जो इस इलाके की जो बस्ती है, सेटलमेंट कॉलोनी जिसे कहा जाता है, उस बस्ती के घरों में पानी घुस गया है और लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। जो घरों का सामान है, लोगों ने खटिया और अन्य जगह पर जमा कर रखा है, लेकिन जो खाद्य सामग्री और अन्य राशन के सामान है भीग गए हैं, जिससे लोगों को खाना बनाने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा इस इलाके की नहीं बल्कि श्यामपुर की बात कहें या फिर हम श्योपुर शहर की बात करें और बड़ौदा नगर की बात करें, तो इन इलाकों में भी भारी बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। और हैरत की बात तो यही है कि तमाम सूचनाओं के बाद भी प्रशासन की टीमें मौके पर नहीं पहुंच रही हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं और जो पानी निकासी के इंतजाम है वो अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। दीपक, तो ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से कि ऐसी स्थिति वहां पर हो गई है, फिर भी वहां पर सूचना मिलने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच रही है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, जहां तक दिक्कतें हैं तो वो तो बारिश शुरू होने के बाद जब आवदा डैम ओवरफ्लो हो रहा है तो प्रशासन को चाहिए था कि जो बस्ती है उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ग्रामीण है उनको दूसरी जगह पे बसाया जा सकता है, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए, ना ही यहाँ पर जो पानी निकासी के लिए जेसीबी आज से बड़े नाले खुदवाने के कोई इंतजाम किए गए हैं। इससे जो आवदा डैम लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी हालात बदतर हो सकते हैं, क्योंकि आवदा डैम का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, और जो तो लगातार जो आवदा डैम ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है और भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही सूचना मिलने के बाद भी प्रशासनिक अमला वहां नहीं पहुंचा है, जल निकासी की कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानी देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। आप इंदौर में हैं तो एक बार शहर के मुख्य डाकघर जरूर जाएं, भले ही डाकघर का कोई काम हो या ना हो। मालवा की महान हस्तियों से रूबरू होना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका होगा। डाक विभाग ने देवी अहिल्याबाई कुमार गंधर्व से लेकर भीमराव अंबेडकर तक के पोर्ट्रेट और होल्डिंग्स लगाई है और इनसे जुड़ी हर जानकारी यहां मौजूद है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डाक टिकट सुना रहा है इतिहास की गौरव गाथा। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी है ये। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने कैसे दिया संविधान के जरिए समानता का संदेश, ये भी सुनिए। शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व के सुरों की धार में आप भी बह जाइए और मशहूर गायक किशोर कुमार के नगमे भला कैसे भूल पाएंगे। ज्ञान का भंडार डेली कॉलेज शिक्षा की अलख जगा रहा है। डाक टिकट की जुबानी
महान हस्तियों की कहानी। जी हाँ, सहेजे हुए इतिहास में इंदौर का डाक विभाग युवा पीढ़ी को न केवल रूबरू करा रहा है, बल्कि पर्यटकों और लोगों को आकर्षित करने की सकारात्मक कोशिश भी है। ये होलकर की महारानी देवी अहिल्याबाई महू में जन्मे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, खंडवा में जन्मे मशहूर फिल्म अभिनेता और गायक किशोर कुमार, देवास से ताल्लुक रखने वाली शास्त्रीय संगीत की महान विभूति पंडित कुमार गंधर्व की भी पूरी जानकारी उपलब्ध है। इतिहास के ये वो चरित्र जिनका दशकों पहले डाक टिकट जारी हो चुका है। आप जैसे जीपीओ परिसर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के साथ ही जो हमारे पास स्थान उपलब्ध है उसमें हमने एक प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश से खास करके इंदौर रीजन से जो प्रोमिनेंट हस्तियां रही हैं उनके ऊपर जो डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किए गए हैं उनके ऊपर आम जनमानस को एक जागरूकता पैदा हो, उनको ये पता चले कि हमारे नियर बाय के जो शहर से हैं उनके ऐसे कौन महान हस्तियाँ जिनको डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया। तो उसमें अगर सबसे प्रथम देखें तो महारानी अहिल्याबाई होलकर का जो साम्राज्य रहा इंदौर नगरी उन्हीं के नाम से जानी जाती है, तो उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया है जो हमने वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। साथ ही बहुत कम लोगों को पता है कि पंडित कुमार गंधर्व जो शास्त्रीय संगीत के एक महान संगीतकार थे, उन देवास के रहने वाले थे, वो उनका भी हमने वहाँ पे एक डाक टिकट लगाया है। इंदौर जीपीओ के सीनियर पोस्टमास्टर श्रीनिवास जोशी कहते हैं कि इन पोर्ट्रेट और होर्डिंग्स को लगाने का मकसद लोगों के अंदर मालवा की भूमि का इतिहास जानने की उत्सुकता जगाना है। पोस्ट ऑफिस में एक ब्राउजर भी है जिसमें इन महान हस्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी ली जा सकती है। इतिहासकार से लेकर आम जनमानस तक डाक विभाग की इस कोशिश की जमकर सराहना की जा रही है। इनके मुताबिक नई पीढ़ी इतिहास जानकर गौरवान्वित महसूस करेगी। डाक विभाग की बहुत अच्छी पहल पर यहाँ पर डाक टिकट लगाए गए हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर डाक विभाग में अपने अन्य कार्य के लिए आता है वो डाक टिकट जो लगे हुए हैं उनका इतिहास जानने का उसका इच्छुक रहता है और उसको इतिहास जानने का मौका मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली कॉलेज जो इंदौर का एक गर्व है, उस दिल्ली कॉलेज का टिकट लगा है। हमारी मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का डाक टिकट लगा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल है डाक विभाग की तरफ से, जिससे हमें इतिहास और टिकट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये पोस्ट ऑफिस की हमारे डाक विभाग की बहुत अच्छी पहल है, जिन्होंने हमारे जो भी हमारे एमोन्यूमेंट्स हैं भारत के, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की हैं, किशोर कुमार हमारे मध्य प्रदेश के हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर, इनके पोर्ट्रेट लगा के लोगों को आकर्षित करा है, नए बच्चों को जानकारी दी है। बच्चे देखेंगे, समझेंगे और जिज्ञासु होंगे और पूछेंगे, जिससे हमारे देश का इतिहास, हमारे इंदौर का इतिहास, हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास बच्चों से लेकर बड़ों तक मालूम पड़ेगा ये, और ये बहुत अच्छी पहल है। होलकर की नगरी इंदौर का ये मुख्य डाकघर न केवल बदले स्वरूप में है, बल्कि उस गौरवशाली इतिहास को एक बार फिर आंखों में उतार रहा है, जिसमें इसी सरजमी की जानी मानी विभूतियां, जिनका अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान रहा है। यानी जो भी डाकघर अपने किसी काम से आ सकता है, वो काम के साथ साथ सुनहरे पन्नों में दर्ज इतिहास को स्मृतियों में संजोकर साथ ले जा रहा है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ओलंपिक से एक और खुशखबरी, कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई, फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। लगातार देखा जा रहा है कि भारत की बेटियों का डंका बज रहा है, जहां अब एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई कर गई है। फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।